नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और अब वंदे भारत में करते हैं खबरों की शुरुआत। कल लोकसभा और आज राज्यसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी संसद में खूब सिक्सर मारा। बयानों के शब्द बाढ़ से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में भी विपक्ष पर जमकर बरसे। करीब 85 मिनट के भाषण में उन्होंने विपक्ष को कई मुद्दों को लेकर घेरा। आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने की याद दिलाई और विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं के नामों में संस्कृत शब्दों से दिक्कत थी। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थी, फिर भी नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता? किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का जिक्र नहीं किया जाता तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, लहू गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। कोई इतना बड़ा व्यक्ति है तो शर्मिंदगी क्या है? किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। प्रधानमंत्री की ऐसी ललकार पर विपक्ष ने कई बार हंगामा किया, लेकिन पीएम रुके नहीं। उन्होंने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के 60 साल में किए गए कामों को गिनाते हुए कहा कि जब मैंने क्षेत्रों का दौरा किया तो देखा कि सिर्फ खोखली बातें और गड्ढे ही गड्ढे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जितना कीचड़ उछाला उतना ही कमल खिलता दिखा। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल।
अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी मैं इनके क्षेत्र में जाता हूं तो इनको दिक्कत हो जाती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा 1,70,00,000 लोगों को पहुंचा है और आयुष्मान योजना का लाभ 80 लाख लोगों को मिला है, जो कि मेरे काम का प्रमाण है कि हमारी सरकार ने कितना काम किया है। साथ ही उन्होंने अपने काम गिनाकर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूं। कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, कल इसी तरह प्रधानमंत्री लोकसभा में भी विपक्ष के खिलाफ आक्रामक थे और आज भी उन्होंने विपक्ष को अपने तेवर दिखाए और बता दिया कि बीजेपी सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अपने किए कामों का प्रमाण भी देती है। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। पीएफआई जो खुद को इंसाफ, आजादी और सुरक्षा का पैरोकार बताता था, मुस्लिमों के अलावा देश के दलितों, आदिवासियों की रक्षा की बात करता था, लेकिन हकीकत में आतंकियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री चला रहा था पीएफआई। मुस्लिमों को भड़काकर देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था पीएफआई। महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से दायर चार्जशीट में खुलासा हुआ कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। देश के खिलाफ पीएफआई का खौफनाक प्लान। इस्लामिक स्टेट बनाने का था ख्वाब। एटीएस ने मिशन 2047 किया नाकाम। (28 सितंबर 2022) ये वो तारीख है जिस दिन केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों को बैन किया गया था। तब पीएफआई और उसके रहनुमाओं ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार सिर्फ मुस्लिम संगठनों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार सदस्यों से कुछ ऐसा डेटा बरामद किया है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। असल में पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के खौफनाक प्लान पर काम कर रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले साल सितंबर महीने में पीएफआई के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल की गई है।
भारत 24 के हाथ लगी एटीएस की दाखिल चार्जशीट में हैरान कर देने वाले आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में बताया गया कि जब आरोपी मजहर मंसूर खान को हिरासत में लिया गया तो उसके मोबाइल से 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के रोडमैप की ड्राफ्ट बुकलेट नाम की एक फाइल मिली। इसमें लिखा था इंडिया 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर। यह पीडीएफ फाइल 7 पन्नों की थी। इसमें लिखा था भारत में विशेषकर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में 70% मुसलमान हैं। इसके हिसाब से 2047 में यह आंकड़ा 100% हो जाएगा। कुछ सालों बाद पूरा हिंदुस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र हो, ऐसा उनका प्लान है। तो इसके बारे में केंद्र सरकार ने नोट लेके कार्रवाई करनी चाहिए और जो हमारा भारत देश है वो बहुत अलग अलग जाति के धर्म के लोग भारत देश में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ऐसी अगर किसी की भी इच्छा हो या किसी का भी प्लान हो तो वो सक्सेस नहीं हो जाएगा। पीएफआई के मिशन 2047 को अंजाम देने के लिए 4 स्टेप्स में काम करने का भी हुक्म है। जो लोग मुस्लिम हैं वो पीएफआई के बैनर नीचे इकट्ठा हों और उनके साथ भारत में कैसे अन्याय होता है इस बारे में बताकर पीएफआई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। इसके अलावा सदस्यों को हमला करना और तलवार रॉड चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। पीएफआई संगठन में लोगों को जोड़कर मुसलमानों की ताकत दिखाएं। विरोधियों को डराने के लिए पीएफआई के स्पेशल कैडर के जरिए हिंसा का उपयोग किया जाए। स्पेशल कैडर को विस्फोटक की ट्रेनिंग दी जाए। तीसरे स्टेप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों से दोस्ती कर चुनाव में उम्मीदवार खड़े कर उसे जिताया जाए। इसके बाद जीते हुए उम्मीदवार की मदद से पिछड़े वर्ग के मन में आरएसएस को लेकर फूट डाली जाए। चौथे स्टेप में सभी मुस्लिम संगठनों को अलग कर सारी मुस्लिम जमात को एक साथ लाया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने और सत्ता को हथियाने की कोशिश की जाए। सत्ता आने के बाद सरकार, न्यायपालिका, पुलिस और सेना में संगठन के निष्ठावान लोगों को भर्ती किया जाए। पीएफआई ने केरल से लेकर बिहार तक अपना जाल फैला रखा था। पटना और फुलवारी शरीफ से भी देश को तोड़ने की साजिशें रची जा रही थी। भारत को तोड़कर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी और इसके लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए कैंप चलाई जा रही थी। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई का मिशन नाकाम कर दिया। अब निगाहें अदालतों पर हैं कि वो इन देशद्रोहियों को ऐसी सजा दें ताकि आगे देश को तोड़ने के बारे में भी कोई ना सोचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में इसका आयोजन होगा, जहां पर 16 देशों की 304 कंपनीज शामिल होंगी और समिट का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां योगी सरकार ने पूरी कर ली है। वृंदावन कॉलोनी के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में पूरा आयोजन होना है, जिसके लिए 25,000 वर्ग मीटर में 5 बड़े पंडाल और टेंट सिटी बसाई गई है। इन्हें 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है, जहां 16 देशों से आने वाले विदेशी मेहमान ठहरेंगे। समिट में 304 कंपनियों से 25 लाख करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर सड़क, चौराहा, ट्रैफिक, लाइट समेत पर्यटन स्थल को करीब 130 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान लेसा, नगर निगम, LDA, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन समेत सभी प्रमुख विभाग इसमें लगाए गए। पीएम मोदी कार्यक्रम में करीब 2 घंटे 40 मिनट तक रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 10 फरवरी की सुबह 9:30 पर अमोसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। समिट को लेकर यूपी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अधिकारियों ने 16 अलग अलग देशों का दौरा भी किया था। ऐसे में उम्मीद है कि सभी देश के लोग आएंगे। इसके अलावा सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। देश के सभी बड़े उद्योगपतियों को आने के लिए निमंत्रण गया है। संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं, जहां से लोगों के आने की संभावना सबसे ज्यादा है।
जो टेंट सिटी बसाई गई है उसमें 5 बड़े पंडाल बनने के अलावा करीब 750 लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। इसको काशी, अयोध्या जैसे शहरों का रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि जितने MOU अब तक हुए हैं, अगर वो सभी प्रोजेक्ट सही तरीके से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में यूपी के करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस समिट उनके लिए काफी फायदेमंद होने जा रहा है। समिट के मेहमान शहर के 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। इसके लिए सभी होटल के कमरे पहले ही बुक किए जा चुके हैं। साथ ही मेहमानों के घूमने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ से जगुआर, रेंज रोवर जैसी 800 लग्जरी गाड़ियां मंगाई गई हैं। काफिले में 1750 गाड़ियां होंगी जो रात 10 बजे तक लखनऊ पहुंचेंगी। हर दिन मुंबई, बेंगलुरु के कलाकार समा बांधेंगे। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और ये खबर आते ही एक बार फिर से अदानी के शेयर धड़ाम से गिरे। आज निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त दिखी, लेकिन बावजूद इसके अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 11% तक की टूट नजर आई। सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी की दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक समिति गठित करने की मांग की गई है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। 3 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1000 रुपए के करीब पहुंच गया था। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इसी दरमियान एडवोकेट विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की कल सुनवाई करेगा। इसके बाद एक बार फिर से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में आज जो तेजी देखने को मिली, फिर भी अडानी ग्रुप के 10 में से 9 स्टॉक्स में गिरावट रही। केवल अडानी विल्मर 5% ऊपर गया। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में आज 11% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कल इसमें 23% की तेजी देखने को मिली थी। अडानी विल्मर लिमिटेड ने बुधवार को अपनी तीसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित किए, जिसके मुताबिक कंपनी का मुनाफा 16.5% बढ़कर 246 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में इसका मुनाफा 211 करोड़ रुपए था। वहीं अडानी विल्मर का हिमाचल प्रदेश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST से जुड़े छापे की खबरों पर जवाब आया है। कंपनी ने कहा कि GST डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कंपनी ऑपरेशन और डीलिंग्स में कोई अनियमितता नहीं मिली है और ये रूटीन इंस्पेक्शन था, रेड नहीं। अडानी ग्रुप अपना $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का बैंक लोन समय से चुकाने की तैयारी में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप अगले महीने अपना लोन चुकता कर सकता है। बता दें कि अडानी ग्रुप ने पिछले साल होलसेम लिमिटेड की सीमेंट एसेट्स खरीदने के लिए $4.5 अरब का कर्ज लिया था। अदानी विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 2 याचिकाओं पर करेगा सुनवाई, जिसमें एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है और हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट की SIT जांच की मांग की गई है। CJI की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की पीठ सुनवाई करेगी। ऐसे के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच की मांग की गई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों पर केस चलाने की भी मांग की गई है। याचिका में अडानी के शेयर्स को आर्टिफिशियल तौर पर गिराने की साजिश बताया गया। गगनयान मिशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें इसरो ने 2 और कदम आगे बढ़ा लिए।
गगनयान में इस्तेमाल होने वाले विकास इंजन के पहले थ्रॉटलिंग हॉट टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। इसके साथ ही गगनयान की लैंडिंग के बाद रिकवरी की भी टेस्टिंग इसरो ने नेवी के साथ मिलकर पूरी कर ली है। गगनयान मिशन की तैयारी में जुटा इसरो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब इसरो ने 2 कदम और बढ़ा लिए हैं। इस मिशन के लिए विकास इंजन के पहले थ्रॉटलिंग हॉर्स टेस्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, जिसके बारे में ट्वीट कर इसरो ने जानकारी दी है। 43 सेकंड में 67% थ्रस्ट लेवल थ्रॉटलिंग का परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इसके साथ ही गगनयान की लैंडिंग के बाद उसे समुद्र से रिकवर करने के लिए नौसेना और इसरो ने कोच्चि के वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में एक टेस्ट किया। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को तेज लहरों में तैरने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि उसके तैरने की क्षमता को जांचा जा सके। टेस्टिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल का वजन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाहरी ढांचे समेत कई जांचें की गई। ये जांच उसी तरह से की जा रही है जिस तरह से लैंडिंग और उसके बाद रिकवरी की जाएगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का आखिरी चरण क्रू मॉड्यूल की रिकवरी ही होती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इसकी टेस्टिंग पहले हो रही है। पूल में गगनयान को तेज लहरों में छोड़ दिया गया, साथ ही बुबॉय और अपराइटिंग फ्लोट्स के साथ भी छोड़कर चेक किया गया, ताकि ये पता चले कि तेज लहरों में कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। गगनयान का क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। क्रू मॉड्यूल डबल दीवार वाला अत्याधुनिक कैबिन है, जिसमें कई तरह के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट जैसी सुविधाएं होगी। क्रू मॉड्यूल का अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करने में सक्षम होगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और आते समय इसके अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी धुरी पर खुद ही घूमेगा, ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण से यान को बचा सके। आपको बता दें कि गगनयान के प्लान में लगातार कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। जैसे पहले ये मिशन 7 दिन का था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 दिन का कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसरो ने क्रू मॉड्यूल का जो मॉडल आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया, उसके अंदर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा इसमें 2 तरह के मॉनिटर्स लगाए गए हैं, जो कि इसके नेविगेशन, एवियोनिक्स, प्रोपल्शन, लैंडिंग, पैराशूट खुलने जैसे निर्देशों को देने में मदद करेंगे। इसके साथ ही धरती पर मौजूद कमांड सेंटर से संपर्क साधने में भी ये कंप्यूटर कंसोल मदद करने वाला है। आइए आपको विस्तार से मिशन गगनयान के बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि स्पेस में इंसानों को ले जाने से पहले 2 मानव रहित मिशन होंगे और गगनयान 16 मिनट में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। स्पेस से समुद्र में लैंडिंग करने में करीब 36 मिनट का समय लगेगा। क्रू मॉड्यूल अपने 36 मिनट में ही सर्विस मॉड्यूल से अलग होंगे और इसी समय में पैराशूट खुलने और धीरे धीरे समुद्र में लैंडिंग की भी समय अवधि होगी। क्रू मॉड्यूल के नीचे सर्विस मॉड्यूल लगा होगा और सर्विस मॉड्यूल में लगे सोलर पैनल से पूरी यात्रा के दौरान ऊर्जा मिलती रहेगी। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का जो व्यास है वो 11 फीट का है, ऊंचाई इसकी 11.7 फीट की है और इसका वजन 3735 किलोग्राम का है। गगनयान की पहली इंसानी उड़ान 2024 से पहले नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हर छोटी छोटी बातों पर बारीकी से ध्यान भी दिया जाएगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। 3 तलाक से राहत मिलने के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी आजादी मिल गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है। ये हलफनामा मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने से संबंधित एक याचिका को लेकर दाखिल किया गया था। अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिदों में बेखौफ और हक के साथ खुदा की इबादत कर सकती हैं। अब महिलाओं को मस्जिद में नमाज अता करने से कोई नहीं रोक सकता।
दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाएं चाहें तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। महिलाओं के मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है। मना नहीं किया गया है, बल्कि बहुत सी मसाजिद में ऑलरेडी औरतें नमाज पढ़ती हैं और पूरी दुनिया में आप देख लें कि अक्सर मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ने जाती हैं और अपने मुल्क में भी इस पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। और इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट कोर्ट में दायर किया है उसमें बिल्कुल ही वाजिब और सही बात लिखी है कि औरतों को नमाज पढ़ने से मस्जिद में कभी भी मना नहीं किया गया है। मौलाना खालिद रशीद ने मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर भले ही हामी भर दी हो, लेकिन साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन वाली बातों को भी जोड़ दिया गया। मौलाना के मुताबिक महिलाएं पुरुष नमाजियों के बीच या उनके साथ न बैठें। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जा सकती हैं। अब आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के नाम पर क्यों अपना जवाब दाखिल करना पड़ा। दरअसल पुणे की मुस्लिम महिला और एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को अवैध घोषित किया जाए। फरहा ने अपनी याचिका में दावा किया कि इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में इसका जिक्र नहीं है कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती। इस प्रतिबंध से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का भी हनन होता है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिकाकर्ता के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया था। बोर्ड ने कहा था, महिला पुरुषों का अलगाव इस्लामिक धर्म ग्रंथों में दी गई एक धार्मिक जरूरत थी, इसे खत्म नहीं किया जा सकता था। बहरहाल एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख की मेहनत रंग लाई और मुस्लिम महिलाओं को आजादी और अपना हक मिला। वहीं भारत 24 की भी मुस्लिम समुदाय से अपील है कि जब भी नई मस्जिदें बनाई जाएं तो महिलाओं के लिए अलग जगह का ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। मुंबई से कल प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसके साथ माया नगरी मुंबई में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की संख्या अब 3 हो जाएगी। देश को 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में इन दोनों ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन शिरडी के साईं बाबा और सोलपुर में विट्ठल भक्तों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। नई वंदे भारत ट्रेन को मुंबई से सोलापुर और मुंबई से शिरडी के बीच चलाया जा सकता है। पीएम मोदी इन दोनों ट्रेनों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र को अब दूसरी सौगात देने जा रहे हैं। वंदे भारत की पहली सौगात वो वेस्टर्न रेलवे को दी है, अब इस बार सेंट्रल रेलवे को वंदे भारत की दूसरी सौगात होगी, जो कि शिरडी और सोलापुर ऐसे 2 अलग अलग रूट पर चलेगी। साल 2023 के अंत तक रेलवे का कुल 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है। वहीं आने वाले 3 सालों में कुल 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की योजना है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है और अब तक कुल 8 वंदे भारत ट्रेन देश में संचालित की जा रही है। कल प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद मैं उस जगह पर हूं और इस जगह से कल देश को यानी मेरे महाराष्ट्र को मिलने जा रही है दूसरी बार वो वंदे भारत ट्रेन जो वेस्टर्न के बाद अब सेंट्रल में चलेगी और शिरडी और सोलापुर 2 अलग अलग जगहों पर ये अपनी दूरी तय करेगी। ट्विटर ने भारत में भी ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान को लॉन्च कर दिया। ब्लू सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को ट्वीट एडिट करने और इसके साथ कई और सुविधाएं भी मिलेंगी। ट्विटर ने अपनी ब्लू टिक सर्विस को भारत में लॉन्च कर दिया है। एंड्रॉइड और iOS वाले मोबाइल यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए 900 रुपए प्रति महीना चुकाना होगा, जबकि वेब यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन 650 रुपए में मिलेगा। अगर वेब यूजर सालाना सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हें डिस्काउंट भी मिलेगा।
सालाना 7800 की जगह वेब यूजर्स को 6800 रुपए चुकाने होंगे। फिलहाल ये प्लान सिर्फ वेब यूजर्स के लिए है। एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान मोबाइल यूजर्स के लिए अभी नहीं है। ब्लू सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को ट्वीट एडिट करने, लंबे और 1080p यानी HD क्वालिटी में वीडियो अपलोड करने, रीडर मोड और एक ब्लू चेक मार्क मिलेगा। इसके अलावा रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। सामान्य यूजर्स से 50% कम ऐड दिखेंगे और नए फीचर्स में भी प्रायोरिटी मिलेगी। सब्सक्राइबर अपना हैंडल, डिस्प्ले नाम या प्रोफाइल फोटो भी बदल सकेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके अकाउंट का फिर से रिव्यू होने तक अस्थायी रूप से ब्लू चेकमार्क हट जाएगा। ट्विटर ने यह भी बताया कि बिजनेसेस के ऑफिशियल लेबल को गोल्ड चेकमार्क से बदला जाएगा, वहीं सरकारी और मल्टीलैटरल अकाउंट के लिए ग्रे चेकमार्क होगा। ट्विटर की टीम के रिव्यू करने के बाद ही अकाउंट पर ब्लू चेकमार्क नजर आएगा। अगर ट्विटर टीम को लगता है कि सभी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है, तभी ये चेकमार्क दिया जाएगा। ट्विटर उन अकाउंट से चेकमार्क हटा भी सकता है जो ट्विटर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे। एलन मस्क ट्वीट कर बता चुके हैं कि कुछ महीने में सभी लेगेसी ब्लू चेक हटा दिए जाएंगे। जिस तरीके से ये ब्लू चेक दिए गए थे वो गलत था। मस्क के टेकओवर से पहले ब्लू चेक मार्क केवल राजनेताओं, प्रसिद्ध हस्तियों, पत्रकारों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के लिए रिजर्व था। इसे लेने के लिए सरकार की ओर से जारी ID जमा करने समेत कई चीजें शामिल थी। ट्विटर ने पिछले दिनों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कुछ देशों में ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की थी। रोजाना हो रहे 32 करोड़ के नुकसान से बचना, ट्विटर खरीदने में खर्च $44 बिलियन की जल्द भरपाई, ट्विटर के भारी कर्ज को खत्म कर एडवर्टाइजर्स पर निर्भरता खत्म करना। मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद से ट्विटर में कई बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं में से एक ये ब्लू सर्विस वाला बदलाव भी है। खबर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पर मौत ने बच्चों के साथ ऐसा खेल किया कि खेल खेल में मासूमों की जिंदगी राख हो गई और यमराज मुस्कुराते हुए बच्चों के माथे पर मौत लिखकर चले गए। फूस के छप्पर में मासूमों की राख हुई जिंदगी की दर्दनाक कहानी देखिए और सुनिए। अच्छा ये खेल किया तुमने, खेल खेल में माचिस की तीली डाल दी मिट्टी के तेल में। फूस की इस झोपड़ी में जिंदगी के नाम पर बस राख बची है, झोपड़ी के नाम पर खाक बची है। बच्चों के नाम पर उनकी जली हुई अस्थियां बची हैं, हंसी के नाम पर कोहराम बचा है। दोपहर की गुनगुनी धूप में बच्चे घर से खेलने निकले थे। घर से 500 मीटर दूर बनी झोपड़ी में 3 मासूम आइस पाइस खेलने लगे थे। कुछ देर पहले तक इसी झोपड़ी में बच्चों की खेलती आवाजें थी। एक दूसरे को पकड़ने की चहलकदमी थी। झोपड़ी की बल्लियां बच्चों की खिलखिलाहट पर हंस रही थी। फूस का छप्पर बच्चों को अपने भीतर छिपा रहा था। लेकिन लुका छिपी के खेल में मौत ने बच्चों के साथ ऐसा खेल किया कि बच्चे बिलक कर सुलग गए, जल गए, मर गए और राख हो गए। छप्पर में खुद को छिपाने वाले बच्चों को मौत ने ऐसा छुपाया कि उनके वजूद का नामो निशान मिटा दिया। मौके को देखने से लगता है कि वो उनको बचने का मौका नहीं मिला और सारा खेल 5 मिनट में खत्म हो गया। बड़ा दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। इस तस्वीर की क्या तफसील सुनाएं आपको। राख की कोई कहानी नहीं होती। 5 जली हुई बल्लियों पर लटक रही 3 मासूम बच्चों की बेदर्द मौत की कहानी जो सुन रहा है कलेजा पकड़ ले रहा है। इन बल्लियों के पीछे झांकिए। 4 साल की सरूपी, 4 साल का अशोक और 7 साल की रुकमा कहीं छिपी मिल जाएगी। स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि छोटे थे बच्चे बहुत ही। एक 2 साल का था, एक 3 साल का, एक मैक्सिमम सबसे बड़ी बच्ची जो है वो 7-8 साल का एज थी उसकी। तो वो क्या है कि समझ नहीं पाए स्थिति को, शायद वो ऐसा लगता है कि जिस तरफ निकलने का रास्ता था उसकी बजाय वो विपरीत दिशा में आके बच्चे खड़े हो गए और हवा थी और आग तेज थी तो झोंपड़ा था उसके अंदर होते हुए बच्चे जिंदा रहे। हालांकि ये सिर्फ भ्रम है, लेकिन लम्हा भर पहले ये वो हकीकत थी जिसे तीनों मासूम बच्चों के घर वाले बता रहे थे। अफसोस, मौत ने इस हकीकत को जिंदगी भर का एक भ्रम बना दिया।
राजस्थान के बाड़मेर के नागाड़ा स्थित बांद्रा गांव में खेल के नाम पर मौत ने बच्चों के साथ ऐसा मजाक किया जिसे गंगा जल भी पवित्र नहीं कर सकता। ये ऐसा गुनाह है जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। राख में मिल चुकी बच्चियों की धड़कनें भगवान से अपनी मौत का सबब पूछ रही हैं, अपना गुनाह पूछ रही हैं। राख हो चुकी मासूम जिंदगियां पूछ रही हैं, जब बच्चे तेरी निगाह में फरिश्ते होते हैं तो फिर तूने उनके हिस्से इतनी बेदर्द मौत क्यों लिखी?